गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 13 का 8वां टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे वर्ध प्रेरक हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ लिया? ऑक्सिन पढ़ लिया है। दूसरा जिब्रेलिक पढ़ेंगे, तीसरा साइटोकाइनिन। ठीक है, तो अपन सेकंड नंबर पे कौन सा पढ़ेंगे? जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन के बारे में बात करते हैं आज। तो सबसे पहले जापान के जो धान के खेत थे, जापान के धान के जो खेत थे उनमें कुछ पादप है वो लंबे, पुष्पहीन और असामान्य देखे गए, जिनको क्या नाम दिया गया? उनको कहा, कौन सा रोग कहा गया? मूर्ख नवोद्भिद, बेकेने रोग या फ्लिस सीडलिंग रोग कहा गया। ठीक है, तो जापान में धान के खेत, धान का मतलब चावल, चावल के खेत के अंदर कुछ प्लांट लंबे, पुष्पहीन, असामान्य देखे गए, जिसको कौन सा रोग बताया? बेकने रोग या मूर्ख नवोद्भिद। तो कभी पूछे आपको कि बेकने रोग क्या होता है? तो जापान के खेत के अंदर, धान के खेतों के अंदर कुछ लंबे, असामान्य, पुष्पहीन प्लांट देखे गए, जिसको कौन सा रोग कहा गया? बेकने या मूर्ख नवोद्भिद रोग कहा गया। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ डिस्कवरी की। ठीक है, खोज के बारे में। तो सबसे पहले हॉरे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो ये प्लांट लंबे थे, पुष्पहीन है, असामान्य है, वो रोगग्रस्त प्लांट है, यानी ये कवक के द्वारा संक्रमित होता है। यानी ये जो लंबे प्लांट थे, पुष्पहीन थे, असामान्य थे, वो कौन से रोग से ग्रस्त थे? बेकेने या मूर्ख नवोद्भिद रोग से ग्रस्त थे। ठीक है, तो धान के खेतों में लंबे, पुष्पहीन, असामान्य जो प्लांट थे, उनको हॉरे ने बताया कि ये प्लांट किस रोग से ग्रस्त है? बेकेने रोग से क्या है? ग्रस्त है। फिर ये देखा गया कि ये जो रोग होता है वो कौन सी जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है? जिब्रेला फिजिकुराई कवक के संक्रमण। सॉरी, यहाँ पर जीवाणु कवक की बात करेंगे, कवक है। तो ये जो धान के खेत है, ठीक है, धान के खेत के अंदर जो लंबे प्लांट हुए, पुष्पहीन है, असामान्य जो प्लांट हुए, उनमें कौन से कवक के कारण हुआ ये संक्रमण? जिब्रेला फिजिकुराई। ठीक है, तो कभी आप पूछे बेकेने रोग के जीवाणु का संक्रमण तो किसके द्वारा हुआ? जिब्रेला फिजिकुराई कवक। अब इसका भी एक्सपेरिमेंट किया किसने? कुरोसावा ने किया। कब किया? 1926 में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि जो धान के खेत थे, चावल के खेत थे, उनमें इस जिब्रेला फिजिकुराई के द्वारा उत्पन्न स्राव, जिब्रेला फिजिकुराई है, उसके द्वारा उत्पन्न स्राव है, उसको कहाँ डाल दिया? धान के खेतों में डाल दिया। अब डाल दिया तो कौन सा रोग उत्पन्न हो गया? बेकेने रोग उत्पन्न हो गया। इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि जो ये जिब्रेला फिजिकुराई है वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? बेकेने रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कुरोसावा ने धान के खेतों में जिब्रेला फिजिकुराई कवक है उससे उत्पन्न स्राव को डाला और उससे ये रोग उत्पन्न हो गया। फिर है याबुता और हयासी। इन दोनों ने क्या किया कि ये जो जिब्रेलिन है उसको अलग से क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया, जिसको नाम क्या दिया? इन्होंने जिब्रेलिन नाम दिया। फिर ब्रायन और उसके साथियों ने क्या किया कि जो जिब्रेलिन प्राप्त किया था, किसने प्राप्त किया था? याबुता और हयासी। तो जो जिब्रेलिन प्राप्त किया उसको शुद्ध रूप से अलग से प्राप्त किया, जिसको अलग से नाम दिया गया जिब्रेलिक अम्ल, जिब्रेलिक एसिड, GA नाम दिया। तो GA नाम किसने दिया था? ब्रायन और उसके साथी ने। तो क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसने क्रिस्टलीय रूप से पृथक किया, जिसने क्या नाम दिया? जिब्रेलिन। और फिर जिब्रेलिन को अलग से शुद्ध किया गया तो उसका नाम क्या रख दिया? जिब्रेलिक अम्ल नाम रख दिया। इसी प्रकार से लगभग उच्च पादपों से और कवकों से लगभग 100 प्रकार के या 100 से भी अधिक, 100 से भी अधिक क्या प्राप्त किए गए? जिब्रेलिक अम्ल प्राप्त किए गए, जिनको किससे दर्शाया गया? GA1, GA2, GA3, G100। इस प्रकार से इनका नाम दिया गया। ठीक है, GA1 जिब्रेलिक एसिड 1, 2, 3, 4, 5, 100 तक इनका नाम दिया गया।
अब जो सबसे पहले खोजा गया था जिब्रेलिक अम्ल वो कौन सा था? Ga3। तो सर्वप्रथम खोजा गया जिब्रेलिक अम्ल कौन सा था? Ga3 था। ठीक है, तो आज आपने क्या पढ़ा? जिब्रेलिन के बारे में पढ़ा। ये वर्दी प्रेरक हार्मोन है। उसमें जापान के खेतों में लंबे पुष्पहीन एवं सामान्य प्लांट देखे। उसका कारण क्या बताया? बेकेन रोग। किसके कारण होता है? जिब्रेला फ्यूजिकुरा के कारण होता है। ठीक है, इसका स्राव धान के खेतों में डाला गया तो यह रोग उत्पन्न हो गया। फिर किस रूप से प्राप्त किया? जिब्रेलिन नाम दिया। ब्रायन ने और उसके साथियों ने इसको क्या नाम दिया? जिब्रेलिक अम्ल। और 100 से अधिक अभी तक जिब्रेलिक अम्ल प्राप्त किए जा चुके हैं पादपों और कवकों से। ठीक है, अब पढ़ते हैं रासायनिक संरचना। तो देखिए, हाँ, अब इसके बाद बात करते हैं अपन रासायनिक प्रकृति की। तो रासायनिक प्रकृति की बात करते हैं तो रासायनिक दृष्टि से ये क्या होते हैं? जिब्रेलिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? जिब्रेलिक अम्ल, जो एक गिबेन वलय से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एक गिबेन वलय से। तो जो जिब्रेलिन होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? जिब्रेलिक अम्ल, जो किससे बने होते हैं? गिबेन वलय के द्वारा निर्मित होते हैं। अब इस गिबेन वलय में 19 से लेकर या तो 19 या 20 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। तो गिबेन वलय में 19 या 20 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। फिर रासायनिक दृष्टि से ये क्या होते हैं? टर्पिन्स भी होते हैं। और टर्पिन्स में इनका स्थानांतरण कौन सा होता है? अध्रुवीय। तो स्थानांतरण अध्रुवीय और प्रकाश से ये प्रभावित नहीं होते। तो दो हो गए रासायनिक दृष्टि से जिब्रेलिक अम्ल, उसमें क्या होता है? गिबेन वलय, और उसमें 19 से लेकर 20 कार्बन परमाणु होते हैं। और ये टर्पिन्स भी होते हैं जो अध्रुवीय स्थानांतरित और प्रकाश से प्रभावित नहीं होते हैं। अब इनमें बात करें संरचना की तो Ga1, Ga2, Ga3, Ga4। Ga3 है सर्वप्रथम खोजा गया। जो Ga3 जिब्रेलिक एसिड है वो सर्वप्रथम खोजा गया था। इनकी जो सूत्र है वो है C19H24O6। तो Ga1 का, Ga2 का है C19H26O6, Ga3 का C19H22O6, Ga4 का C19H24O5। ये अब यहाँ पर ये संरचना पूछी जा सकती है। ठीक है, पूछ ले कि Ga या जिब्रेलिक अम्ल है उसकी रासायनिक संरचना बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, पहले बात की थी इसकी डिस्कवरी खोज के बारे में, दूसरी बात कर ली इसकी रासायनिक प्रकृति के बारे में। अब इसका क्या क्या प्रभाव है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, हाँ, अब बात करते हैं इसके प्रभाव। तो जिब्रेलिन के क्या क्या प्रभाव है? जैसे आपने ऑक्सीजन के पढ़े हैं उसी प्रकार अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? जिब्रेलिन के बारे में। तो सबसे पहले पर्व दीर्घन, इसका मतलब पर्व की लंबाई में वृद्धि होना। अब पर्व संधि आप जानते हो ही, मैंने बताया था जो गणना है उसमें आप देखोगे तो जो ये भाग है ये क्या कहलाता है? पर्व संधि। और ये भाग कौन सा कहलाता है? पर्व। तो इस भाग में वृद्धि की जाती है। अगर किसी पादप के पर्व में वृद्धि होती है तो लंबाई में क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, तो रोजेट स्वभाव वाले द्विवर्षीय पादप, यानी जो छोटे प्लांट हैं जो नीचे की तरफ आगे प्रसारित होते हैं, यानी लंबाई उनकी क्या होती है? कम होती है। तो रोजेट स्वभाव वाले द्विवर्षीय प्लांट होते हैं, उनके अंदर किसका निर्माण होता है? पर्णरहित पर्व का निर्माण, यानी पर्व की लंबाई बढ़ जाएगी। और पर्व की लंबाई बढ़ जाती है तो वहाँ पर्ण का निर्माण नहीं होता है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि रोजेट स्वभाव वाले द्विवर्षीय पादप है उनमें पर्ण रहित पर्व का निर्माण करते हैं। अब पर्ण रहित पर्व का निर्माण करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? लंबाई में क्या हो गई? इसकी वृद्धि। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ट। ध्यान रखना, बोल्ट किसे कहते हैं? तो द्विवर्षीय पादप है रोजेट स्वभाव वाले, उनके अंदर पर्ण रहित पर्व का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? बोल्ट। और इस क्रिया विधि को पूरे को क्या कहते हैं? बोल्टकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल्टकरण की डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि बोल्टकरण की किसे कहते हैं या कौन से हार्मोन के द्वारा अपन इसके प्रभाव दर्शाते हैं। तो रोजेट स्वभाव वाले द्विवर्षीय प्लांट होते हैं, उनके अंदर पर्ण रहित पर्व का निर्माण किया जाता है।
जिसके कारण उसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पर्ण रहित पर्व का जो निर्माण हुआ उसे तो क्या कहते हैं, बोल्ट, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, बोल्टकरण। और इस टेक्निक के द्वारा जो आनुवांशिक रूप से बोने पादप है, आनुवांशिक रूप से जो बोने पादप है उनमें ग्रोथ या वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो आनुवांशिक रूप से बोने पादप है उनमें इसके द्वारा क्या की जाती है, वृद्धि। तो जिब्रेलिन के द्वारा रोजेट स्वभाव वाले द्विवर्षीय प्लांट होते हैं उनमें पर्ण रहित पर्व का निर्माण किया जाता है, उसे बोल्ट, और इस क्रिया को बोल्टकरण कहते हैं। दूसरा कौन सा है, बीजांकुरण। तो जब अपन बीज को लगाते हैं तो बीज क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। तो बीज अंकुरण के समय क्या होता है, कुछ बीज है, जैसे अपन बात करें मक्का, उसमें कौन सी परत पाई जाती है, एल्यूरोन, एल्यूरोन परत पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन, एक विशेष प्रोटीन की परत बनी होती है जिसे क्या कहते हैं, एल्यूरोन परत। अब जैसे ही बीज अंकुरित होते हैं तो जिब्रेलिन है वो कहाँ चले जाते हैं, एल्यूरोन परत में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, एल्यूरोन परत। और एल्यूरोन परत में जाने के पश्चात ये राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज, लाइपेज आदि एंजाइमों का स्राव करते हैं। जैसे ही जिब्रेलिक अम्ल कहाँ चला जाता है, प्रोटीन परत में चला जाता है। प्रोटीन परत में जाते ही ये राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज, लाइपेज इनको प्रेरित करता है। और ये एंजाइम जब प्रेरित होते हैं तो खाद्य पदार्थों का क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं। और विघटन करेंगे तो भ्रूण को क्या मिल जाता है, पोषण प्राप्त हो जाता है। जैसे गेहूँ है, जौ है, मक्का है, इन सब में इस प्रकार की क्रिया होती है। तो ये क्या काम कर रहा है, भ्रूण को पोषण देगा। अगर बीज क्या होगा, अंकुरित होगा, तो बीजांकुरण में भी जिब्रेलिन कार्य करता है। तो बीजांकुरण के समय जिब्रेलिन है वो कहाँ चला जाएगा, एल्यूरोन परत में। वहाँ पर राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज, लाइपेज इनको स्रावक के प्रेरित करेगा। जब ये स्रावित होते हैं तो खाद्य पदार्थों का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, वो भ्रूण को पोषण मिलता है। और भ्रूण को पोषण मिलने के कारण उसकी लंबाई में भ्रूण को पोषण मिलेगा तो वह बीज क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाता है, जैसे गेहूँ, जौ, मक्का आदि। ठीक है, तीसरा अपन जो पढ़ेंगे वो है प्रसुप्ति भंग करना। ठीक है, प्रसुप्ति का मतलब होता है बीज अंकुरित अवस्था में नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए हमने चना है, गेहूँ है, घर पे लाके रख देते हैं और जब तक अपन इसको नहीं लगाते हैं तो वो अंकुरित नहीं होता है। तो वो अवस्था कौन सी कहलाती है, प्रसुप्त अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाती है, प्रसुप्त अवस्था। जैसे अपन इसको लगाते हैं तो उगना शुरू हो जाएगा, अगर नहीं लगाते हैं तो वो कौन सी अवस्था में रहता है, प्रसुप्त अवस्था में रहता है। तो ये क्या काम करता है, अगर बीज पे जिब्रेलिन डाल दिया जाता है तो उसकी प्रसुप्ति भंग हो जाती है, अर्थात वह अंकुरित होने लग जाता है। तो जो प्रसुप्ति में रहते हैं बीज, उनको क्या करता है, अंकुरित करने का कार्य करता है। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट पढ़ेंगे वो है पुष्पन। अब ये पुष्पन को प्रेरित करता है भी। जबकि आपने ऑक्सीजन क्या पढ़ा था, ध्यान रखें, ऑक्सीजन में मैंने बताया था प्लांट के अंदर पुष्प अधिक हो जाए तो फलों का आकार क्या हो जाता है, छोटा। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का स्राव किया जाता है। अगर पुष्प कम हो बिल्कुल तो किसका स्राव किया जाएगा, जिब्रेलिन का, जिससे पुष्पन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन अनिषेक फलन। बिना निषेचन के फल प्राप्त, यानी उनमें बीज नहीं होंगे। ये ऑक्सीजन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। जिब्रेलिन है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। ये लो, ये हमने प्रभाव पढ़ लिए 5। कौन कौन से हो गए, पर्व दीर्घगण, इसमें बोल्टकरण ध्यान रखना। पर्ण रहित पर्व का निर्माण हो रहा है, उस क्रिया को बोल्ट, ठीक है। और आनुवांशिक जो बोने पादप में भी वृद्धि की जा सकती है। और बीजांकुरण के कारण
ये जिबरेलिन अंदर चला जाएगा तो आसानी से भ्रूण को पोषण मिलेगा और बीज का अंकुरण हो जाएगा, प्रसुप्ति भंग की जा सकती है और पुष्पन है उसको प्रेरित किया जाता है और अनिषेक फलन को भी क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। ठीक है, और इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अब यहाँ एक क्वेश्चन आज के टॉपिक से, तो जापान के अंदर जो लंबे प्लांट और उसके अलावा अपन कहेंगे कि वो असामान्य था, पुष्पहीन था, तो वह कौन सा रोग था, उस रोग को क्या नाम दिया गया? तो जापान के धान के खेतों के अंदर लंबे असामान्य और पुष्पहीन जो प्लांट देखे गए उनको किस रोग के नाम से जाना जाता है? ठीक है, और इससे कोई रिलेटेड को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। जो पूछा गया है उसका उत्तर सभी बच्चे देंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने कमेंट नहीं किया है, सभी बच्चे इस वीडियो को देख के सभी बच्चे कमेंट करेंगे। थैंक यू।